रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बढ़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम्स और पुर्जों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायकों का पहुंचना शुरू। डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। 26 लोगों को लिया गया हिरासत में। 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। हमीरपुर के सुजानपुर में एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर लगाया बाबा साहब अंबेडकर को नजरअंदाज करने का आरोप। CISE के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए सफल। अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से टकराया। रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं हुई बाधित। चक्रवात के चलते बांग्लादेश और म्यांमार में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए मतदान। देश को बढ़ती महंगाई का बड़ा मुद्दा। ओपिनियन सर्वे में CHP के केमल किलकिडारोग्लू को एर्दोगन पर मामूली बढ़त। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। मुख्य मुकाबला फ्यू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच। नमस्कार, TG न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां और तस्वीरें प्रदर्शित की गई। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया उनमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, इरन्ना जियार और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उपप्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है। इन LRU उपप्रणालियों, घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। बैठक के लिए कांग्रेस विधायकों का बेंगलुरु के शंग्रीला होटल में पहुंचना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया के साथ किसी भी मतभेद को नकारते हुए कहा कि मैंने कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और सिद्धारमैया जी के साथ खड़ा हुआ हूं। मैंने सिद्धारमैया को सहयोग दिया है। महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दो गुटों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही शहर में धारा 144 भी लगाई गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीवा अरोड़ा और SP संदीप घुगे ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में रविवार की सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलहाल गोलीबारी बंद है और सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। संभावना है कि आतंकी मौके से फरार हो गए। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी CISE के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। आज इस साल ICSE क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 98.94% रहा, जबकि ISC में 96.93% छात्र पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में ही छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज़्यादा है। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। The total number of candidates who appeared for the ICSE examination is 2,37,631. Number of girls who appeared for the ICSE examination is 1,09,500. Number of girls passed in the ICSE is 1,08,640. Number of girls unsuccessful in ICSE is 860. Number of boys who appeared for the ICSE examination is 1,28,131. Number of boys passed in the ICSE is 1,26,474. Number of boys unsuccessful in ICSE is 1,657. The pass percentage for ICSE is 98.94%. Girls, as usual, have done better than boys at the ICSE examination. बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DT न्यूज़।
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के साथ बैठक सफल हुई। हमने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरता देखकर खुशी हो रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भुवनेश्वर में G20 की संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 4 प्रमुख सत्रों का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बारे में बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने बताया कि इनमें पहला सत्र सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली को लेकर आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर सेशन में 4 प्रायोरिटी सेशंस होंगे। नंबर 1, protection and restitution of cultural property, ये पहला डिस्कशन होगा। सेकंड डिस्कशन, harnessing living heritage for a sustainable future. Third one is promotion of cultural and creative industries and creative economy. Fourth one is leveraging digital technologies
for the protection and promotion of culture. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर थे। अनुराग ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर जिले की कई विधानसभाओं में संपर्क किया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि जल समस्या के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए गए हैं। नल से जल पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेल के क्षेत्र में विकास के लिए भी केंद्र ने हिमाचल में प्रयास किए हैं और यही कारण है कि देश की पहली वंदे भारत रेल ऊना से चली। अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कार्य की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीजीआई, AIIMS और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सहित कई विकास के कार्य किए गए हैं। जयराम ठाकुर सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। अनुराग ठाकुर ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया और कहा कि इसके लिए कठोर कदम उठाने के लिए वो प्रशासन से भी बात करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के धरने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय सूचना कमेटी भी बनी, निष्पक्ष उस पे उनके बात भी सुनी गई। उसके बाद एडहॉक कमेटी बनाकर डे टू डे वर्किंग जो है रेसलिंग फेडरेशन की वो चलाने का काम भी IUA ने शुरू कर दिया है। ट्रायल्स भी खिलाड़ियों के लिए अलग अलग गेमों के लिए शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज करके बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए, जांच शुरू कर दी है। मैजिस्ट्रेट के पास ये गए, वहाँ पे भी बयान दर्ज हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर विश्वास करके अपने धरने को समाप्त करना चाहिए और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस साल कान फिल्म महोत्सव के 76वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्माता गुनीत मोंगा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता ईशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कंगामम तोम्बा भी हिस्सा लेंगे। तोम्बा की फिल्म ईशा नाव भी इस साल कान क्लासिक सेक्शन में दिखाई जाएगी। इंडिया पवेलियन को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन की थीम के साथ डिजाइन किया जाएगा। मंडप का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है जो देवी सरस्वती का अमूर्त प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में दिखाने के लिए एक वीडियो संदेश के माध्यम से कान के 76वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। वाराणसी में भी मेयर की भाजपा प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। जीत के कारण और भविष्य की योजनाओं पर डीडी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। काशी में, वाराणसी में मेयर के नवनिर्वाचित अशोक तिवारी जी बहुत ही मार्जिन से चुनाव जीते हैं इस बार और अशोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। जीत आपको हासिल हुई है, भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, इसके लिए पहले तो आपको बधाई दूरदर्शन न्यूज की तरफ से। और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जीत हुई है वो जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने हैं 37,000 करोड़ की परियोजनाएं काशी में चल रही हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर महीने आके जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये काशी की पूरी जनता है, सभी जनता जानती है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, काशी का क्या विकास हो रहा है। तो इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और आदरणीय योगी जी की है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान है वो काशी की जनता है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, विकास कार्य हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो लगातार इन जो केंद्र की योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप जो नगर का परिषद है
जो नगर के लिए काम करने वाली संस्था है उसके प्रमुख के तौर पे निर्वाचित हुए हैं। आपके लिए कितना जो है चुनौतीपूर्ण होगा? काशी चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो इसलिए जिम्मेदारियां और अधिक महसूस हो रही हैं। मेरा प्रयास होगा कि जनता के, काशी की जनता के सेवक के रूप में मैं काम करूं, निष्पक्षता पूर्वक काम करूं और जो भी केंद्रीय और प्रदेश की योजनाएं हैं वो निचले धरातल पर कैसे जाए उसका मैं प्रयास करूंगा। 2014 से पहले का काशी आपने देखा है और 2014 के बाद का काशी देख रहे हैं। किस तरह की योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र को छूते हैं, स्वच्छता हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, घाट हो, काशी का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अछूता रह गया हो उनके सांसद बनने के बाद उनके सोच से। तो आप इसको कैसे लेके आगे बढ़े? नगर निगम का प्रयास रहेगा, मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के क्षेत्र में काशी नंबर 1 रहे। दूसरा, काशी में जाम की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मेरी कोशिश होगी कि व्यापार मंडल, वहाँ के व्यापार मंडल को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैठ के क्या समाधान हो सकता है। और ये मेरा 3 महीने का रहेगा। तो 3 महीने में मैं एक से दो एरिया लेके चलूँगा तो वहाँ मैं क्या अच्छा प्रयास कर सकता हूँ और मेरी प्रयास होगी कि काशी को धीरे धीरे जाम मुक्त बनाया जाए। 3 महीने का टास्क लेकर चलेंगे, एक एक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। वास्तव में काशी में ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो गई है जब से काशी विश्वनाथ धाम ने अपना अद्भुत रूप लिया है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र नगर में जुड़े हैं उनके लिए भी उसी गति से विकास कार्य करेंगे जैसे कि शहर में चल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इसमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा एफिल टावर बनाया गया है जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से टकराया है जिससे रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तेज हवा के कारण दूरसंचार टावर गिर गए हैं। उत्तरी रखाइन क्षेत्र के सत्वे, क्याउक्ता, मोंगडा, मेनबेया और अन्य क्षेत्रों में मोबाइल फोन कनेक्शन टूट गए हैं। म्यांमार टीवी नेटवर्क MITV के मुताबिक चक्रवात मोखा की वजह से तेज हवा और भारी बारिश के कारण अयावाड़ी, बागो और यांगून क्षेत्रों में पेड़ उखड़ गए हैं, लैंप पोस्ट ढह गए हैं और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। म्यांमार के अधिकारियों ने एक बड़े पैमाने पर आपातकालीन योजना शुरू की है। म्यांमार के रखाइन में 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। म्यांमार के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में रखाइन तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 120 मील प्रति घंटे तक होने की संभावना है जबकि ज्वार 20 फीट तक बढ़ सकता है। IPS अधिकारी प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं। वे फिलहाल कर्नाटक के DGP का कार्यभार संभाल रहे हैं। CBI के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल आगामी 25 मई को समाप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कई महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।